जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हमारे भारत के जो शहर हैं उनके क्या उपनाम हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एनटीपीसी के एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न ऑलरेडी इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। विभिन्न परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले एनटीपीसी एग्जाम के लिए जो भी स्पेशल वीडियो हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। अब इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अगर हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन एनटीपीसी एग्जाम आपको देना है तो मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में यहाँ पर इन सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लें। तो आइए पहले बात करते हैं अहमदाबाद शहर की। तो अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है और ये आपको मिलेगा साबरमती नदी के किनारे। कहाँ पर? साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद शहर। अब ये जो शहर है इससे हम लोग भारत के पहले विश्व विरासत शहर के रूप में जानते हैं, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा भारत के जिस पहले शहर को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी वह आपका है अहमदाबाद। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर कहा जाता है अहमदाबाद को। इसके अलावा अहमदाबाद को हम लोग पूर्व का मैनचेस्टर या फिर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर जो आपके यूके में एक शहर है वह कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से अहमदाबाद भी प्रसिद्ध है। तो इसे हम पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो इसे हम भारत का बोस्टन भी कहते हैं। इसे अहमदाबाद को क्यों कहते हैं? क्योंकि बोस्टन नाम का जो शहर है ये आपको मिलेगा अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगी, इसके अलावा कई अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान आपको मिलेंगे बोस्टन में। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जो अहमदाबाद है यहाँ पर भी आपको कई सारे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान मिलेंगे, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन CEPT, MICA, ये सारे आपके हैं अहमदाबाद में। तो ध्यान रखिएगा इन 3 नामों से हम लोग अहमदाबाद को जानते हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी समिट 2.0 के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके अनअकैडमी के द्वारा जो 2 दिनों के लिए अनअकैडमी समिट 2.0 आयोजित किया जा रहा है उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो समिट है वह 2 दिनों के लिए होगा और इसमें आपको प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा किस प्रकार से UPSC की तैयारी करनी है उसके बारे में गाइड किया जाएगा। तो पी चिदम्बरम साहब होंगे, कपिल सिब्बल साहब होंगे, इसके अलावा जो हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी जी वह भी इस समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य सारी जानी मानी हस्तियां आपको इस समिट में मिलेंगी जिनके द्वारा आपको गाइड किया जाएगा कि आपको किस प्रकार से UPSC की तैयारी करनी है। और अगर आप मेरी बात मानिए तो जीवन में अगर आपको मौका मिले तो कम से कम एक बार आपको UPSC की तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ UPSC केवल व्यक्ति का एग्ज़ाम नहीं होता है, यह आपके व्यक्तित्व का एग्ज़ाम होता है, यानी कि ये आपके पर्सनालिटी का एग्ज़ाम होता है। और अगर सिर्फ आप 1 साल तक अच्छी तरीके से UPSC की तैयारी कर लेते हैं तो आपके पूरे पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है। और ये मैंने खुद ऑब्जर्व भी किया है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको जीवन में मौका मिले कम से कम 1 साल तो आपको UPSC की तैयारी जरूर करनी चाहिए। और अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी प्रीमियम कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वहां पर आप कूपन कोड अप्लाई करिएगा KV10, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप यहां पर अनअकैडमी समिट 2.0 में इनरोल जरूर कर लें। फिर हम बात करते हैं जयपुर शहर की। तो जयपुर शहर के बारे में आप सभी को पता होगा, इसे हम लोग पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। क्यों उसे पिंक सिटी कहा जाता है? क्योंकि जयपुर में एक हमारे राजा थे जिनका नाम था सवाई राम सिंह। क्या नाम था? सवाई राम सिंह प्रथम। सवाई राम सिंह प्रथम। तो 1876 की बात है। कब की बात है? 1876 की। उस समय जो ब्रिटेन के प्रिंस थे जिनका नाम था एल्बर्ट, क्या नाम था? एल्बर्ट
एडवर्ड, ये हमारे आए थे भारत के दौरे पर और उस समय ऐसा कहा जाता है कि इनके द्वारा जो जयपुर शहर है इसको पिंक कलर में पेंट करवा दिया गया था और इसीलिए हम लोग इसे पिंक शहर के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं उदयपुर की, तो उदयपुर भी आपको राजस्थान में मिलेगा और अगर हम इस शहर की बात करें तो इसे हम लोग झीलों के शहर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? झीलों के शहर के नाम से जानते हैं उदयपुर को। तो कई सारी आपको झीलें मिल जाएंगी उदयपुर में और इसीलिए हम लोग झीलों के शहर के नाम से जानते हैं उदयपुर को। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर को हम वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं उदयपुर शहर को। अब वेनिस क्यों कहा जाता है? तो वेनिस नाम का जो शहर है ये आपको मिलेगा इटली में। कहाँ पर मिलेगा? इटली में। और वेनिस शहर की खास बात यह है कि अगर आप यहाँ की सड़कों को देखेंगे तो इसके आसपास आपको पानी भरा हुआ मिलेगा। तो कुछ उसी प्रकार से आपको उदयपुर में भी देखने को मिलता है और इसीलिए हम इसे वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। तो भोपाल शहर की अगर हम बात करें तो इसे भी हम लोग झीलों के शहर के नाम से जानते हैं, यानी कि सिटी ऑफ लेक्स के नाम से हम लोग भोपाल को भी जानते हैं। तो नीचे जरा कमेंट में आपको ये बताना है कि किस देश को हम लोग झीलों के देश के नाम से जानते हैं, यानी कि कौन सा हमारी दुनिया का देश है जिसे हम लोग झीलों के देश के रूप में जानते हैं। तो उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। हिंट मैं आपको दे देता हूं, वह आपके यूरोप महाद्वीप का एक देश है। फिर बात करते हैं नागपुर। तो नागपुर, इसे हम लोग ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं क्योंकि संतरों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है आपके नागपुर शहर में और ये मिलेगा महाराष्ट्र में। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र के नासिक की। कहाँ की? महाराष्ट्र के नासिक की। तो ध्यान रखिएगा, नासिक को हम लोग शराबों का शहर या वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अंगूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है आपके नासिक शहर में और जो हमारे अच्छे क्वालिटी के अंगूर होते हैं उनसे बनाया जाता है शराब। क्या बनाया जाता है? हमारी वाइन का निर्माण किया जाता है। इसीलिए नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कोच्चि की। तो कोच्चि की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग जानते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से। तो एनटीपीसी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोच्चि जो शहर आपको केरल में मिलेगा उसे हम लोग क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? ये आप देखिएगा, ये हमारा है केरल राज्य और एकदम बिल्कुल तट के पास में आपको मिलेगा कोच्चि। तो इसे हम लोग क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। तो चलिए, आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से तो हम लोग जानते हैं कोच्चि को, लेकिन प्रिंस ऑफ अरेबियन सी के नाम से हम किस शहर को जानते हैं? उसका नाम नीचे कमेंट में बताइएगा। देखिए, मेरे साथ में आपको भी थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं। तो नीचे कमेंट में लिखिएगा कि किसे हम लोग प्रिंस ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं शिमला की। तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और इसे हम लोग क्वीन ऑफ माउंटेन्स के रूप में जानते हैं, यानी कि पर्वतों की रानी के रूप में इसे हम जानते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर आपको मिलेगा शिमला और इसीलिए इसे हम क्वीन ऑफ माउंटेन्स के रूप में जानते हैं। फिर बात करते हैं कोझिकोड शहर की। तो कोझिकोड ये आपको मिलेगा केरल में और इसे हम लोग स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा मसाले आपको मिलेंगे कोझिकोड शहर में और इसीलिए यहाँ पर हम इसे स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं कोल्लम की। तो कोल्लम नाम का जो शहर है ये भी आपको मिलेगा केरल में और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है काजू का। किसका होता है? काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसीलिए इसे हम कैस्यू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कैस्यू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से इसे हम जानते हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं दुनिया में काजू के उत्पादन में तो वियतनाम भी एक बहुत ही ज़्यादा अग्रणी देश है, लेकिन अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो कोल्लम में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन किया जाता है और इसीलिए इसे हम कैस्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं शिलोंग की। तो शिलोंग वाला भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग जानते हैं पूर्व के स्कॉटलैंड के नाम से। किसके नाम से? स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से मेघालय की राजधानी शिलोंग को जाना जाता है। अब सवाल आपके मन में ये उठेगा कि शिलोंग को आखिर में हम पूर्व का स्कॉटलैंड क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे का रीजन है जो स्कॉटलैंड और शिलोंग की ज्योग्राफिकल स्थिति है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके स्कॉटलैंड का सीन है
और ये जो आपको व्यू दिख रहा है ये आपके शिलोंग का सीन है। तो यानी कि जो भी यहाँ पर माउंटेन्स हैं, जो भी यहाँ पर ट्रेन है या फिर यहाँ पर जो घास के मैदान हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है और इसीलिए हम शिलोंग को कंपेयर करते हैं स्कॉटलैंड देश के साथ में और इसीलिए इसे हम पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके मन में ये भी एक सवाल आ रहा होगा कि सारे जो शहर हैं उनके सामने पूर्व शब्द क्यों लगा हुआ है। तो इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारी अर्थ। और आपको पता होगा कि जो हमारा इंग्लैंड है वहाँ से होकर के ग्रीनविच मेरिडियन गुजरती है। अब ग्रीनविच मेरिडियन के अगर हम पश्चिम में बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं वेस्ट और इससे जो ईस्ट में चीज़ें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ें पूर्व में हैं। तो उसी प्रकार से हमारा भारत भी इसके पूर्व में है। तो जो भी आपको शहर भारत में मिलेंगे उनको हम लोग पूर्व के नाम से जानते हैं या उनके आगे हम लोग ईस्ट को ऐड कर देते हैं। फिर बात करते हैं कुर्ग शहर की। तो इसे भी हम लोग स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर भी जो आपको जियोग्राफिकल लोकेशन मिलेगी वह बिल्कुल स्कॉटलैंड के समान ही मिलेगी और इसीलिए इसे हम भारत के स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट ये हम लोग शिलोंग को कहते हैं और ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कौन सा है तो ये आपका है कुर्ग कर्नाटक वाला। फिर बात करते हैं मैसूर की। तो मैसूर की अगर हम बात करें तो इसे हम लोग सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं क्योंकि हमारे देश में जो चंदन का सर्वाधिक उत्पादन है वह आपके मैसूर में ही होता है जो कि आपको मिलेगा कर्नाटक में और इसीलिए हम इसे सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का जो पहला सैंडलवुड म्यूजियम है वह भी आपके मैसूर में खोला जा रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया हम लोग मैसूर शहर को कहते हैं। फिर बात करते हैं जोधपुर की। किसकी? जोधपुर, जो कि आपको मिलेगा राजस्थान में। तो जोधपुर को हम लोग कहते हैं सन सिटी ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? सन सिटी ऑफ इंडिया। अब सवाल उठता है कि इसे सन सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जोधपुर है वह आपको मिलेगा थार के मरुस्थल में और थार के मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी धूप होती है वह काफ़ी ज़्यादा समय तक रहती है और इसीलिए हम जोधपुर को सन सिटी के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आपको घर मिलेंगे, ये अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो घर होंगे उनके जो रंग हैं वह आपको नीले दिखाई देंगे, यानी कि ज़्यादातर घर आपको नीले कलर में पेंट किए हुए दिखेंगे और इसीलिए हम जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं पौंडीचेरी की। तो पौंडीचेरी, इसके ऊपर काफ़ी समय तक अधिकार रहा था फ्रांसीसियों का, यानी कि जो फ्रेंच लोग थे उनका अधिकार था और इसीलिए इसे हम पूर्व के पेरिस के नाम से जानते हैं, यानी कि पेरिस ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर घाटी, इसे हम लोग स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। देखिए, जब कश्मीर हमारा, यानी कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह, वह कश्मीर को रखना चाहते थे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, यानी कि पूरी तरीके से ये इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में रखना चाहते थे और इनका ये टारगेट था कि हम लोग बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह से हैं और स्विट्जरलैंड की तरह से हम लोग यहाँ पर एक अलग देश के रूप में कार्य करेंगे। तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। फिर बात करते हैं कटक की। तो कटक, ये आपको मिलेगा महानदी के किनारे उड़ीसा में और यहाँ पर जो आपका सिल्वर होता है उसके बहुत सारे वर्क देखने को मिलते हैं, यानी कि जैसे हम सिक्कों की बात करते हैं या फिर चांदी की मूर्तियों की बात करते हैं तो इन सभी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा उद्योग है कटक में और इसीलिए कटक को हम लोग सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं डिब्रूगढ़ की। तो डिब्रूगढ़ जो है ये आपको मिलेगा असम में। कहाँ पर मिलेगा? असम में। असम जो कि चाय के उत्पादन में अग्रणी है और यहाँ पर जो डिब्रूगढ़ है वहाँ पर सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है, तो इसीलिए हम इसे टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं डिब्रूगढ़ को। फिर बात करते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार वाला है और यहाँ पर आपको मिलेगी लीची। तो काफ़ी ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर में और इसीलिए इसे हम लोग लीचियों का शहर कहते हैं। तो लीचियों का शहर आपके मुजफ्फरपुर को कहा जाता है और ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर की जो लीची है इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। अच्छा, पिछले साल एक हमारे यहाँ की और लीची को जीआई टैग मिला था, तो नीचे कमेंट में क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सी लीची थी?
फिर बात करते हैं पुणे की। तो पुणे ये हमारे महाराष्ट्र का एक शहर है और इसे हम लोग डेक्कन क्वीन के नाम से जानते हैं या फिर डेक्कन की रानी के नाम से जानते हैं हम लोग पुणे शहर को। तो पुणे शहर जहाँ पर भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी, और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रेलगाड़ी चली थी उसका नाम भी रखा गया था डेक्कन क्वीन, और इसीलिए पुणे को हम लोग डेक्कन की रानी के नाम से जानते हैं क्योंकि ये आपके डेक्कन की प्लेट्यू पर स्थित भी है। फिर बात करते हैं मुंबई शहर की। तो मुंबई शहर को हम लोग कई नामों से जानते हैं। मुंबई में आपको मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया तो है ही, और इसे हम लोग भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यानी कि अगर ये हमारा हो गया भारत, ये ऊपर वाला पूरा मिला करके, तो अगर आपको भारत में एंटर करना है तो मुंबई के रास्ते होकर के आपको आना होगा। तो इसीलिए गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है मुंबई को। इसके अलावा कई सारे द्वीप भी आपको मिलेंगे मुंबई में, और इसी के कारण इसे 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। किसका? सिटी ऑफ 7 आइलैंड भी कहा जाता है मुंबई को, और इसे हमारे भारत की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है, या फिर इसे हमारे भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वह कहा जाता है मुंबई को, क्योंकि मुंबई में जो आपके शेयर मार्केट हैं, इसके अलावा अन्य जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, उनका मुख्यालय भी मिलेगा मुंबई में, और हमारी जीडीपी में काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है मुंबई का। तो इसीलिए भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। फिर बात करते हैं सूरत की। तो सूरत ये हमारे गुजरात का शहर है, और इसे कहा जाता है हीरो का शहर, यानी कि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए, जो हमारा डायमंड होता है वह आपके कार्बन का एक अपर रूप होता है। क्या होता है? ये हमारे कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। और अगर हम बात करते हैं डायमंड की, तो ये कच्चे तरीके से निकाला जाता है, यानी कि ये आपका प्रोसेस किया जाता है बाद में, तब जाकर के इसमें आपको चमक देखने को मिलती है। तो भारत का जो सबसे बड़ा डायमंड का प्रोसेसिंग सेंटर है वह आपको मिलेगा सूरत में, यानी कि आप यह भी कह सकते हैं कि दुनिया का भी सबसे ज़्यादा जो डायमंड प्रोसेस होता है वह आपके होता है सूरत में, और इसीलिए हम इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया या फिर डायमंड सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं आसनसोल की। तो आसनसोल ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, और इसे हम लोग काले हीरो का शहर नाम से जानते हैं, यानी कि ब्लैक डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं आसनसोल को। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक डायमंड कहा जाता है किसे? कोयले को। तो कोयले का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है आसनसोल में, ये आपको दामोदर वैली में मिलेगा, और इसीलिए इसे हम काले हीरो का शहर भी कहते हैं। फिर बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। तो ऊपर मैंने आपको बताया कि जो हमारा अहमदाबाद है उसे भी हम लोग पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, और कानपुर को भी पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। तो परीक्षा में आपको दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं मिलेंगे। दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो उसे हम लोग पूर्व का मैनचेस्टर कह देंगे अपनी परीक्षा में। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में 2 शहर ऐसे हैं जिनको हम लोग टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा है सूरत। कौन सा है? एक तो हमारा है सूरत, और दूसरा हमारा है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो कि आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो इनको हम लोग टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं। तो हालांकि कपड़े का काम आपके अहमदाबाद और कानपुर, इसके अलावा सूरत और कोयम्बटूर, इन सभी स्थानों पर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व का मैनचेस्टर हम कहते हैं कानपुर अहमदाबाद को, और हम लोग टेक्सटाइल सिटी कहते हैं सूरत और कोयम्बटूर को। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कानपुर में सबसे ज़्यादा चमड़े को प्रोसेस किया जाता है, और इसीलिए इसे हम चमड़ों के शहर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लेदर सिटी ऑफ इंडिया या फिर लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से कानपुर शहर को जाना जाता है। फिर बात करते हैं वाराणसी की। तो वाराणसी की बात करें तो इसे हम लोग घाटों का शहर कहते हैं, इसे हम लोग भगवान शिव का शहर कहते हैं, और इसे हम लोग भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं वाराणसी को। तो बस यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि इसे हम लोग घाटों का शहर कहते हैं। फिर बात करते हैं लखनऊ की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश को हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं। किसका? नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। इसके बाद में चिकनकारी का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को, और उसके बाद में तहजीब का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को, और पूर्व का कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता है लखनऊ को। तो कांस्टेंटिनोपल ये आपको मिलेगा कहाँ पर?
टर्की में। तो उसी प्रकार से पूर्व का कुस्तुनतुनिया कहा जाता है लखनऊ को। चिकनकारी का शहर किसे कहा जाता है, ये आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं जमशेदपुर की। तो जमशेदपुर यहाँ पर टाटा के द्वारा पहली बार 1907 में टिस्को नाम के प्लांट की स्थापना की गई थी और इसीलिए हम इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है और इसे हम पीट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो पीट्सबर्ग ये शहर भी स्टील उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसीलिए हम लोग जमशेदपुर को पीट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं दुर्गापुर की। तो दुर्गापुर को हम लोग रूर रीजन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रूर रीजन ऑफ इंडिया, या फिर भारत के रूरल क्षेत्र के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जर्मनी में आपको एक शहर मिलेगा या फिर आप कह सकते हैं एक क्षेत्र मिलेगा जिसको हम लोग रूरल रीजन कहते हैं। और यह प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यह एक प्रकार की घाटी है और बहुत सारे मिनरल आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं और इसीलिए ये जो हमारा रूरल रीजन है इससे हम लोग जो हमारा दुर्गापुर है इसे हम लोग भारत के रूरल रीजन के रूप में जानते हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर बात करते हैं गुवाहाटी की। तो ये आपको मिलेगा असम में। कहाँ पर है? असम में है गुवाहाटी और इसे हम लोग उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं, यानी कि गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है गुवाहाटी को। यानी कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाना है तो गुवाहाटी से होकर के जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं वडोदरा की। तो ध्यान रखिएगा, वडोदरा का पहले नाम था वडोदा और ये आपके बनियान ट्री से संबंधित है। तो बनियान ट्री का जो शहर है वह हम लोग कहते हैं वडोदरा को। फिर बात करते हैं भागलपुर की। तो भागलपुर की साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, मुख्य रूप से यहाँ के सिल्क की साड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो इसीलिए इसे हम सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं जलगांव की। तो जलगांव आपको मिलेगा महाराष्ट्र में और यहाँ के केले काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा, बनाना सिटी ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं जलगांव को। महाराष्ट्र का जो 50% केले का उत्पादन है वह अकेले आपके जलगांव में होता है और पूरे भारत का जो 15% केला उत्पादन होता है वह आपके जलगांव में ही होता है, तो इसीलिए इसे हम बनाना सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं मदुरई की। तो इसे हम लोग पूर्व के एथेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एथेंस के नाम से जानते हैं। तो आइए थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि इसे हम लोग पूर्व का एथेंस कहते क्यों हैं। एथेंस क्या है? तो एथेंस हमारे ग्रीस देश की राजधानी है। किसकी है? ग्रीस देश की राजधानी है। अब एथेंस में आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम था पैंथियन। क्या नाम है? पैंथियन। अब ये जो आपका स्थान था वह इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ था कि अगर आप एथेंस शहर में किसी भी स्थान पर खड़े हो जाएं तो आपको ये जो पैंथियन है वह जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो हमारा मदुरई शहर है तमिलनाडु में, वहाँ पर आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा जिसका नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। क्या नाम है? मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। अब इमेज मैं यहाँ पर लगाना भूल गया, लेकिन जो हमारी मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल है इसकी ऊंचाई इतनी है कि अगर आप मदुरई शहर में कहीं पर भी खड़े हो तो उस स्थान से आप इस टेम्पल को देख सकते हैं। तो इसीलिए पूर्व का एथेंस या फिर एथेंस ऑफ ईस्ट के नाम से मदुरई शहर को जाना जाता है। आगे बात करते हैं मंगलुरु शहर की। तो मंगलुरु की बात करें तो इसे हम लोग पूर्व का रोम के नाम से जानते हैं। तो रोम जो कि आपके इटली की राजधानी है, यहाँ पर आपको बहुत सारे चर्च मिलेंगे। जो हमारे पोप फ्रांसिस होते हैं वह भी आपको रोम में ही मिलेंगे और इसीलिए कई सारे चर्च की उपस्थिति के कारण मंगलुरु को भी पूर्व का रोम कहा जाता है, यानी कि रोम ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अमृतसर की बात करें तो यहाँ पर आपको गोल्डन टेम्पल मिलेगा, इसीलिए गोल्डन टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है अमृतसर को। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश की जो गोल्डन सिटी है उसे हम लोग जैसलमेर के हमारे यहाँ पर जो जैसलमेर है उसे हम लोग गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। तो गोल्डन टेम्पल सिटी की बात की जाए तो ये आपका अमृतसर ही होगा, पंजाब वाला। लेकिन अगर गोल्डन सिटी की बात की जाए तो वो आपका होगा जैसलमेर। अब क्यों होगा? क्योंकि जैसलमेर के जो आपके बहुत सारे स्मारक हैं वे आपके एक ऐसे पत्थर से बने हुए हैं जो कि येलो सैंड स्टोन कहलाते हैं, यानी कि पीले रंग के पत्थर से वे बने हुए हैं। और उन पत्थरों की खास बात यह है कि आप उनको जितना ज़्यादा खींचेंगे वे उतना ज़्यादा चमकते हैं। तो इसीलिए गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को।
फिर बात करते हैं सोलन की। तो सोलन की बात करते हैं तो इसे हम लोग सिटी ऑफ रेड गोल्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि टमाटर का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है सोलन में। ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, और इसी के कारण सिटी ऑफ रेड गोल्ड के नाम से जानते हैं सोलन को। फिर बात करते हैं त्रिशूर की। तो त्रिशूर की बात करते हैं तो इसे हम लोग गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा नहीं होता है। जो भी हमारे मशहूर गोल्ड की कंपनियाँ हैं, चाहे हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी नाम हो, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, तो अगर हम किसी भी गोल्ड कंपनी की बात करें तो वह सारी गोल्ड कंपनियां आपको मिलेंगी त्रिशूर में ही, और सबसे ज़्यादा गोल्ड की बिक्री भी आपके त्रिशूर में ही होती है, यानी कि इसका व्यापार भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। इसीलिए त्रिशूर को हम लोग गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं चंद्रपुर की। तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, और यहाँ पर भी आपके कोयले का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे हम ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं चंद्रपुर को। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक गोल्ड यहाँ पर हमने कहा है कोयले को, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं तो जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, यानी कि जो हमारा कच्चा तेल होता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक गोल्ड। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग चंद्रपुर को, लेकिन यहाँ पर ब्लैक गोल्ड का मतलब हमारा होता है कोयला। फिर बात करते हैं बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु के भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत के बागों का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को, यानी कि सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है बेंगलुरु को, क्योंकि कई सारे पार्क आपको मिलेंगे बेंगलुरु में। फिर इसे हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो कई सारी इंडस्ट्री आपको सिलिकॉन वैली में मिलेंगी अमेरिका के, उसी प्रकार से कई सारी हमारी इंडस्ट्री आपको मिलेंगी, या टेक आपके जो हमारे टेक के क्षेत्र की कंपनियां हैं वह आपको मिलेंगी बेंगलुरु में। इसके अलावा स्पेस सिटी भी कहा जाता है बेंगलुरु को, क्योंकि जो स्पेस स्टेशन है वह आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। फिर अगर हम लोग साइंस सिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वह भी आपको मिलेगा बेंगलुरु में, या फिर बेंगलुरु को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि बेंगलुरु को हम बागों का शहर कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसे हम लोग साइंस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, और यहाँ पर जो हमारे मोती होते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोसेस किया जाता है, और इसीलिए मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। इसके अलावा सिटी ऑफ निजाम भी कहा जाता है हैदराबाद को, और विश्व की बिरयानी राजधानी भी कहा जाता है हैदराबाद को, क्योंकि हैदराबाद हमारे निजामों का आवास रहा था पहले, और इसीलिए इसे हम सिटी ऑफ निज़ाम कहते हैं। और बिरयानी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसीलिए इसे हम विश्व की बिरयानी राजधानी भी कहते हैं। पानीपत की बात करें तो ये आपको मिलेगा हरियाणा में। पानीपत वैसे हमारे युद्ध के लिए फेमस रहा है, लेकिन वर्तमान में ये बुनकरों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि जो हमारे वीवर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है पानीपत। तो बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। फिर बात करते हैं धनबाद की। तो धनबाद की बात करते हैं तो इसे हम लोग कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं धनबाद को। प्रयागराज की बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, और इसे हम लोग पीएम का शहर कहते हैं, क्योंकि हमारे देश के जो बहुत सारे पीएम रहे हैं वे आपके प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए इसे हम पीएम का शहर कहते हैं, यानी कि सिटी ऑफ इंडियन पीएम कहते हैं प्रयागराज को। फिर बात करते हैं भुवनेश्वर की। तो ये आपके उड़ीसा की राजधानी है। इसे हम लोग टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल आपको मिलेंगे भुवनेश्वर में, जैसे कि लिंगराज का मंदिर हो गया, ब्रह्मेश्वर का मंदिर है, राजा रानी मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर है, अनंत वासुदेव मंदिर है। तो ये सारे आपको मिलेंगे भुवनेश्वर में, और इसीलिए इसे हम टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई हमारे तमिलनाडु की राजधानी है, और इसे हम डेट्रॉयट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो डेट्रॉयट नाम का शहर है वह आपको मिलेगा यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में है डेट्रॉयट नाम का शहर। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर हमारे कई ऑटोमोबाइल कंपनियाँ स्थित हैं। उसी प्रकार से हमारे भारत में जो भी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं वह आपको मिलेंगी चेन्नई में, और इसीलिए इसे हम डेट्रॉयट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जो स्वास्थ्य केयर सिस्टम है, यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम है चेन्नई का, वह भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और इसीलिए हम हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं चेन्नई को। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर बात करते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता की बात करें तो इसे हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फुटबॉल का मक्का भी कहा जाता है कोलकाता को, और इसके अलावा महलों का शहर भी हम लोग कहते हैं कोलकाता को। तो
ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फुटबॉल का मक्का किस शहर को कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता को हम लोग सिटी ऑफ जॉय, फुटबॉल का मक्का और महलों का शहर कहते हैं। अब हम लोग कुछ प्रमुख राज्यों और उनके उपनाम के बारे में जानेंगे। मेरी कोशिश थी कि वीडियो की लेंथ 10 से 12 मिनट की ही हो, लेकिन फिर भी यह वीडियो 30 मिनट के ऊपर चली गई है। तो मैं आगे से कोशिश करूंगा कि एनटीपीसी के जो भी आपके स्पेशल वीडियो हैं उनकी लेंथ 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ना होने पाए। अब बात करते हैं अन्य प्रमुख राज्यों की। तो अगर हम राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं, ये शायद आप सभी को पता होगा। पंजाब से हमारी 5 नदियां होकर के गुजरती हैं, इसीलिए 5 नदियों की भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को, भारत का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश को, और टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। आगे अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है, तो इसीलिए उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है केरल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है स्पाइस का वह आपके होता है केरल में। फिर अगर हम लोग एप्पल स्टेट की बात करें तो ये हम लोग कहते हैं हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि पहली बार जो हमारे देश में एप्पल है वह हिमाचल प्रदेश में ही उगाया गया था, तो इसीलिए एप्पल स्टेट हम लोग कहते हैं हिमाचल प्रदेश को। आगे अगर हम लोग बात करें तो भारत का गहना कहा जाता है मणिपुर को। अब क्यों कहा जाता है ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ पाया हूँ, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है मणिपुर को। उसी प्रकार से योद्धाओं की भूमि कहा जाता है नागालैंड को। नागालैंड में एक स्थान है जिसे हम लोग कहते हैं जुन्हे पोटो। क्या कहते हैं? जुन्हे पोटो। तो जुन्हे पोटो में एक हमारी जनजाति रहती है जिसे हम लोग कहते हैं सूमी नागा। तो सूमी नागा अगर हम जनजाति की बात करते हैं तो जो हमारे लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो हमारे युद्ध से संबंधित चीज़ें होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा निपुण होते हैं ये सूमी नागा समुदाय के लोग, और इसीलिए योद्धाओं की भूमि हम लोग नागालैंड या फिर जूने वेटो को कहते हैं। इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नाम इसका है जूने बोटो, तो ये इसका पूरा नाम है। तो इस प्रकार से हमने जो भी आपके यहाँ पर प्रमुख राज्य उनके उपनाम थे या फिर शहरों के उपनाम थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग भारत के साथ साथ विश्व के सभी बंदरगाहों के बारे में जानेंगे, और कल के जो हमारे 2 वीडियो होंगे उनमें हम लोग पहले वीडियो में क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया और दूसरे वीडियो में भारत के सभी फोक डांस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।